अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अक्रूवल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एडजस्टिंग एंट्रीज के ऊपर लेक्चर चल रहे थे, और आज के लेक्चर के अंदर हमने जो क्वेश्चन लिया है वो है ईयर 1996 प्राइवेट बीकॉम पार्ट 1। ठीक है जी। तो बीकॉम पार्ट 1 जो है उसमें जस्ट एडजस्टमेंट डायरेक्टली बनाने के लिए आपको दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, उस एयर का एडजस्टिंग क्लोजिंग एंड रिवर्सिंग एंट्रीज आपने बनानी थी। क्या कहते हैं कि आपके पास यहाँ पर अक्सर इस तरीके से भी सवाल आता है कि आपके पास ट्रायल बैलेंस नहीं होता है, तो अक्सर बच्चा रूल्स रट लेता है, कहता है कि भाई ऊपर का टाइटल और नीचे का टाइटल सेम हो तो डिफरेंस है, ऊपर और नीचे का टाइटल सेम ना हो तो नीचे वाले टाइटल से एंट्री, ये रूल रट के चला जाता है। लेकिन जब इस तरीके की एंट्रीज आती हैं, लो भाई कंफ्यूज हो जाता है, अब मैं एंट्री कैसे बनाऊं। तो आपने इस तरीके से नहीं करना है, और आपने हर तरीके के क्वेश्चन के लिए अपने आप को तैयार रखना है और प्रैक्टिस करना है। और कॉन्सेप्चुअली ये जो एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आज मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ये बहुत 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 ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। एग्जामिनर ने यानी कि ये जो सवाल दिया है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा दिमाग इसके ऊपर लगाना पड़ेगा और हाजिर दिमाग रहना पड़ेगा, तब जाकर ये सवाल होगा, अदरवाइज ये सवाल बहुत मुश्किल है। ठीक है। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है या जिन बच्चों की नज़र से ये सवाल नहीं गुजरा है तो वो इसकी प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि नॉर्मली बीकॉम एडीसी वगैरह में क्या होता है कि पुराने ईयर्स के क्वेश्चन अचानक से आ जाते हैं, फिर बच्चे ने देखा नहीं होता तो वो कन्फ्यूज़ होकर या तो छोड़ आते हैं या तो गलत कराते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा डिडक्ट हो रहे होते हैं। क्वेश्चन में आपको कह रहा है, मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द अकाउंट्स ऑफ ग्लोबल इक्विपमेंट कंपनी। ये जो अकाउंट्स दिए हुए हैं ये ग्लोबल इक्विपमेंट कंपनी के गिवन है, इज अवेलेबल एट द ईयर एंड ऑन December 31, 1995। ठीक है ना, December 31, 1995 के ये बैलेंसेज हैं। आपको रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कि आपने इन द जर्नल प्रिपेयर करना है। क्या आपने एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है, और सेकंड पार्ट में आपने रिवर्सिंग एंट्रीज भी बनाकर दिखानी है। ठीक है जी। तो पहले एडजस्टमेंट बनती हैं, उन एडजस्टमेंट से ही रिवर्सिंग बन रही होती हैं, लेकिन हर एडजस्टमेंट की रिवर्सिंग आप नहीं बनाते। जो अकाउंट ओपनिंग के होते हैं उनकी ही आप रिवर्सिंग क्रिएट करते हो। अगर आपको इस रिवर्सिंग में भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरे रिवर्सिंग के लेक्चर्स देख सकते हैं। सबसे पहले वो आपको कह रहा है एडजस्टिंग एंट्रीज हम बनाएंगे। स्टोर सप्लाईज अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1850, यानी कि स्टोर सप्लाईज जो आपके पास करंट एसेट है उसका डेबिट बैलेंस था। एसेट का डेबिट बैलेंस से मुराद क्या है कि इतनी स्टोर सप्लाईज आपके पास मौजूद थी। अकाउंट ऑफ स्टोर सप्लाईज ऑन December 31 अमाउंट टू ₹370। लेकिन जब साल के आखिर में आपने अपनी स्टोर सप्लाईज की काउंटिंग की तो आपके पास ₹370 की सप्लाईज बची हैं। तो ग्लोबल इक्विपमेंट कंपनी एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड December 31, 1995 की पहली एंट्री क्या बनेगी December 31, 1995 कि आपके पास 1850 का माल था और उसमें से 370 बच गया, तो माइनस करवाया, यानी ऊपर भी समझें कि स्टोर सप्लाईज प्रीपेड थी। प्रीपेड तो बहरहाल इसके साथ वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। इतना एसेट था, वो साल के आखिर में कह रहे हैं कि इतना एसेट बचा है, इसका मतलब दरमियान का पोर्शन आपका एक्सपायर हो गया, तो एक्सपेंस की एंट्री बनेगी स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, और इतने से आपका एसेट कम हो गया क्योंकि ये करंट एसेट है और एसेट कम होता है तो क्रेडिट, तो माइनस किया तो ₹1480 से आपकी स्टोर सप्लाईज इस साल कम हुई हैं टू एडजस्ट स्टोर सप्लाईज अकाउंट। ठीक है जी। तो ये आपकी पहली एडजस्टिंग एंट्री हो गई। उसके बाद सेकंड में आपको कह रहा है ऑन November 1, ठीक है ना, साल खत्म होने से एक मंथ पहले 1995 कंपनी ने रिसीव किए 5400 फॉर रिपेयर सर्विस। ठीक है ना, कोई चीज़ रिपेयर करनी होगी या आपका सर्विस बिजनेस है, रिपेयर के लिए आपने 5400 रिसीव किए टू बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग नेक्स्ट 9 मंथ, जो कि सर्विस आपने कब देनी है, अगले 9 मंथ में देनी है।
द अमाउंट अपेयर इन द अनअर्न्ड रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट। तो जो आपकी अमाउंट अपेयर हुई है वो आपने अनअर्न्ड रिपेयर अकाउंट में रिकॉर्ड की है। यानी कि कहने का मतलब उसका ये है कि आपने ये जो वैसे तो एडवांस में रिसीव किया नवंबर 1 को, तो आपने इसको एज अ इनकम रिकॉर्ड नहीं किया, आपने इसको एज अ अनअर्न्ड रिकॉर्ड किया है, एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप नवंबर 1 में रिसीव कर रहे हैं, तो जब आप नवंबर 1 में रिसीव कर रहे हैं तो आपके पास नवंबर और दिसंबर के पीरियड की इनकम हो जाएगी क्योंकि आप सर्विस देंगे। बाकी के 9th मंथ में से ये 2 मंथ सर्विस में चले गए और 7th मंथ आपके रिमेनिंग रह गए। तो इट मीन्स कि आपकी जो इनकम होगी वो जस्ट 2 मंथ की होगी, बाकी 7 मंथ की इनकम नहीं होगी, वो लायबिलिटी ही रहेगी। लेकिन अभी आपने इस पीरियड में जस्ट 2 मंथ की इनकम रिकॉर्ड करनी है, तो आपका रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और लायबिलिटी कम हो जाएगी अनअर्न्ड रिपेयर रेवेन्यू डेबिट 5400 मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ आउट ऑफ 9 मंथ्स, तो ये आ गया आपका 1200। यानी कि 2 महीने की आपकी जो इनकम हुई है, जो आपने कमाया है सर्विस देकर, वो 1200 रुपये कमाया है। ठीक है जी। तो आप इसकी एडजस्टमेंट लिखेंगे टू एडजस्ट रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है। इसके बाद थर्ड वाली आप समझें, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल एंट्री है। दिसंबर 31, 1995 फॉल्स ऑन मंडे, यानी कि जो 31 दिसंबर है वो मंडे वाले दिन आई, ईयर इस दिन क्लोज हुआ मंडे वाले दिन। एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनीज आर पेड ₹14,224 ऑन एवरी थर्सडे। जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनको हर थर्सडे को 14,224 रुपीज़ दिए जाते हैं 6 वर्किंग डेज के। इसका मतलब क्या हुआ, आगे मैं आपको समझाता हूँ खाली जगह पे, कि आपके पास 7 डेज होते हैं, वो कह रहे 6 वर्किंग डेज के लिए, तो इसका मतलब संडे बीच में से हटा देते हैं, और हर थर्सडे को पे किए जाते हैं। इसका मतलब क्या, थर्सडे को पे किए जाते हैं, तो अब तक आप पिछले फ्राइडे संडे को हटा के सैटरडे और संडे को हटा के मंडे, इन 3 डेज का काम कर चुके हैं, और मंडे को आपका ईयर हो गया क्लोज। तो इट मीन्स कि आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे जो है वो इसमें शामिल नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 वर्किंग डेज में से 3 डेज की आप पे कर चुके होंगे या पे कर देंगे, और 3 दिन की आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, रह जाएगी। तो हाफ है, तो रह जाएगी, यानी कि एक्सपेंस हो गया लेकिन पे नहीं किया, तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट, 14,224 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, तो हाफ सैलरी आ जाएगी 7,112 रुपीज। ठीक है जी। तो इतना ही से आपका एक्सपेंस हो गया, क्योंकि वो वर्क तो कर चुके होंगे, लेकिन आप उनको अब पे कब करेंगे, आगे अगले उसमें पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आप ईयर क्लोज कर चुके हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर इसमें अभी भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको फोर्थ में कह रहा है इंश्योरेंस एक्सपेंस, आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, डेबिट बैलेंस है 7,660 रुपये का। ठीक है ना, डेबिट बैलेंस से मुराद आपका एक्सपेंस इतने से रिकॉर्डेड है। अब ये कैसे है, डिटेल्स ऑफ दैट अमाउंट आर एज फॉलोज, कि आपने इंश्योरेंस बेसिकली खरीदी है पॉलिसी नंबर 101, 102, 103। पॉलिसी नंबर 101 जो खरीदी है वो जनवरी 1, 1995 को खरीदी है, 3 साल के लिए है, और उसकी टोटल अमाउंट 4,800 है। जुलाई 1 को आपने 102 सेकेंड पॉलिसी खरीदी है 2 साल की, और वो है 1,900 रुपये की टोटल। सितंबर 1995 को थर्ड पॉलिसी आपने खरीदी है, और वो है ईयर 1 साल की और 960 रुपये की। तो ये तीनों को मिलाकर जो है ना, ये आपकी जो पॉलिसी है ये बनती है टोटल। आपने इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया इनिशियली, आपने प्रीपेड रिकॉर्ड नहीं किया कि एडवांस दे रहे हैं, आपने इसको इनिशियली एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया 7,660 रुपये का। अब इसमें से कितना पोर्शन आपका एक्सपायर हो गया और कितना पोर्शन आपका बच गया, तो अब आप देख सकते हैं कि आपका ईयर एंड, आप साथ भी एंट्री बना सकते हैं और आप अलग एंट्री भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों की आसानी के लिए जो एंट्री बनाई है वो अलग अलग बनाई है।
अगर मैं बात करूं पहली पॉलिसी की, तो पहली पॉलिसी में खरीद रहा हूं जनवरी 1 1995 को, जो कि ख़त्म कब होगी 1997 को। तो इसका मतलब अभी 3 साल में से 36 महीने में से सिर्फ 12 महीने की आपकी पॉलिसी एक्सपायर हुई है और बाकी 24 महीने की बच चुकी है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी आपकी, दिसंबर 31 1995 को प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट 4800 मल्टीप्लाई बाय 24 महीने की, ठीक है ना, यानी कि 2 साल की 36 में से बच गई 3200 बनती है, और 3200 से आपका अभी एक्सपेंस कम हो गया, एक्सपायर नहीं हुआ क्योंकि अभी तो 1 साल का एक्सपायर हुआ उसमें से पोर्शन। टू एडजस्ट द इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट आगे मैंने लिख दिया पॉलिसी नंबर 101। अगर मैं दूसरे की बात करूं जो जुलाई में खरीदी थी 2 साल के लिए, तो अब ये 1990 अगर 99 जुलाई 1 को खरीदी है तो 1995 से 1996 और फिर 1997 के जून जुलाई तक ख़त्म होगी। लेकिन अब जुलाई से दिसंबर ये साल क्लोज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने की एक्सपायर हो रही है 24 में से, तो 18 महीने की आपकी बच जाएगी। तो इसका मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट 2 साल में 24 महीने, 24 में से 6 एक्सपायर हो गई, बाकी बच गई 18 महीने की, तो यानी कि 1.5 साल की, तो ये बनती है 1425 रुपये, ठीक है जी। तो इससे एक्सपेंस प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट टू एडजस्ट द इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट पॉलिसी नंबर 102, ठीक है जी, इसीलिए लिख दिया आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर पॉलिसी नंबर सितंबर 3 को सितंबर में खरीदी, सितंबर डेट नहीं 1 को या लास्ट को, तो इसका मतलब आप बिगनिंग ही एज्यूम करेंगे और 1 साल की है। जब 1 साल की है तो अगस्त में आपकी ख़त्म होने वाली है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने की एक्सपायर हो गई, 8 महीने की बच गई, 960 रुपये है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके 8 साल के कितने महीने होते हैं 12, 12 में से 8 महीने की बच गई, 4 महीने की एक्सपायर हो गई क्योंकि दिसंबर में साल क्लोज हो रहा है। तो आपकी एंट्री बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट 8 महीने की इंश्योरेंस के, जो कि बनते हैं 960 में से 640 रुपये, टू एडजस्ट द इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट पॉलिसी नंबर 103, ठीक है जी। तो इसकी आप कंबाइन एंट्री भी बना सकते हैं, सबके टोटल वंस आप करें और उसमें से कितना बच रहा है और उसकी एंट्री भी बन सकती है, अलग अलग बना लें तो ये भी ठीक है। उसके बाद लास्ट एंट्री हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, सेल्स कमीशन आर पेड एट 2% ऑफ नेट सेल। सेल्स कमीशन आप नेट सेल का 2% पे करते हैं। पेमेंट जो है वो मंथली की जाती है ऑन 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, ठीक है ना, यानी कि अगर आपने दिसंबर के अंदर सेल की है तो उसका कमीशन आप जनवरी में देंगे, अगर आपने जनवरी में सेल की है तो उसको फेब में देंगे, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि नेट सेल्स आपने दिसंबर में जो की है वो 1,08,600 की है, इसका मतलब इसका 2% निकलेगा, लेकिन वो पे कब करेंगे, अगले महीने की 10 को, दिसंबर तो क्लोज हो गया, जब क्लोज हो गया तो इसका मतलब ये एक्सपेंस तो हो गया, पे अगले महीने होगा, तो ये आपके लिए इस मंथ के लिए क्या है, पेबल है। तो एंट्री फिक्स बनेगी सेल्स कमीशन एक्सपेंस डेबिट, सेल्स कमीशन पेबल क्रेडिट 1,08,600 का 2%, जो कि कितना बनता है 2,172 रुपये। तो ये हो गई आपकी तमाम एडजस्टिंग एंट्रीज। इसके बाद हम चलते हैं किसकी तरफ, अपनी रिवर्सिंग एंट्रीज की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब ये हमारी रिवर्सिंग एंट्रीज है जो कि जस्ट 3 बनेगी। ग्लोबल इक्विपमेंट कंपनी रिवर्सिंग एंट्रीज फॉर द पीरियड ओपनिंग, जो कि 1996 जनवरी की होगी, ठीक है जी। तो उसमें जो हम ओपनिंग बैलेंसेस निकालेंगे उसमें हमारे पास सैलरीज पेबल और सैलरीज एक्सपेंस जो कि हमारी हाफ रहती थी, और उसकी एंट्री बनाएंगे 7,112 रुपये, उसको रिवर्स कर देंगे सैलरी पेबल डेबिट, और सैलरी एक्सपेंस आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्रेडिट टू रिवर्स द सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट। उसके बाद जो हमारी इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड हो गई थी, बच गई थी, उसकी एंट्री बनाएंगे, प्रीपेड को हम क्रेडिट कर देंगे और इंश्योरेंस एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे और नरेशन लिख देंगे टू रिवर्स द इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट एंट्री जो हमारे पास थी, जो हमारा एक्सपेंस तो हो गया था लेकिन हमने पे नहीं किया था, तो इस साल की हमारी लायबिलिटी बनेगी, एक्सपेंस पिछले साल का क्लोज हो जाएगा, तो सेल्स कमीशन पेबल डेबिट और सेल्स कमीशन एक्सपेंस क्रेडिट टू रिवर्स द अक्रूड सेल्स कमीशन एक्सपेंस अकाउंट। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है या कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप व्हाट्सएप,
फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपनी क्यूरीज डिस्कस कर सकते हैं।